आजकल के जो धार्मिक जगत में भी थोड़े कॉम्प्लिकेशन बहुत होते हैं। यानी कि अभी एक व्यक्ति ने दीक्षा ली और दीक्षा लेने के बाद वो दुकान खोल देता है। हमारे यहाँ पे जामनगर में भी ऐसा केस हुआ था। हालांकि उसका सब बंद हो गया है, लेकिन ऐसा उसने वीडियो बनाया था कि 5,000 दीजिए, आपको मंत्र दीक्षा दी जाएगी, बाद में आपको अध्ययन करना होगा और टाइम में भी रिवर्स आप जा सकेंगे। बहुत से ऐसी बातें उसने कही थी, लेकिन उसका बंद हो गया। कहने का तात्पर्य एक ही है कि आजकल जो भी अध्ययन किए हुए लोग होते हैं, थोड़ा बहुत अध्ययन उसका होता है, लेकिन थोड़े दिनों में उसको अंदर से सहन नहीं कर सकते और थोड़े ही दिनों में वो दुनिया में आ जाएगा। यानी कि 4 दिन का आपने एजुकेशन, 4 दिन आपने पढ़े ना पढ़े और गंभीरता से किसी विषय को लिया न लिया और आप दुनिया में आ गए, दुकान खोल दी। हालांकि अभी दुनिया में हालत ऐसी है, समझो, आप जहाँ पे भी ऐसे धार्मिक गुरु के पास जाएंगे तो वो दुकान खोल के ही बैठा हुआ है। ये बहुत समझिए कि भाई विवादास्पद मुद्दे होते हैं, वहाँ पे कलंक शुरू हो जाता है, भ्रष्ट व्यक्तित्व चालू हो जाता है, तुच्छ विचार चालू हो जाते हैं, समाज को कुछ फायदा नहीं होता और समाज को हमेशा नुकसान ही आप देखेंगे। पुराने जो भी हमारे पास हाल में जो भी धार्मिक जगत में गए हुए होते हैं, वो कई वर्षों तक तपस्या करते हैं। यानी कि हिमालय या कई गुफाओं में बैठे हुए थे, वर्षों तक अध्ययन करते रहते हैं और बाद में उसका जो भी अध्ययन होगा वो एक पुस्तक बनाएगा और पुस्तकों से दुनिया को अपने ज्ञान के बारे में देता है, सब पुस्तकों में। अभी जामनगर में यहाँ पे एक आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है। वहाँ पे 2 बरस पहले न्यूज़पेपर में आया था कि 1000 आसपास ऐसी पुस्तक वहाँ पे है जो 1,500 बरस पहले पब्लिश की गई थी, यानी कि वहाँ पे पड़ी हुई है और अलग भाषाओं में है। तो ये पुस्तक मिली भावनगर के राजा के पास, और भावनगर का राजा ऐसा था, छोटी कहानी है, कि वो साधुओं को रखता था और जंगल में उसको जगह देता था और उसका खाना पीने का सब बंदोबस्त करता था। तो उसके सामने जो भी तप वगैरह करते थे, जो भी अध्ययन वगैरह करते थे, तो वो सब क्या करते, पूरा अध्ययन जो भी करने के बाद जो वो अपना अध्ययन पुस्तकों के माध्यम से वो अपने पास रखता था और पुस्तक बाद में राजा को देता था। तो ऐसी कहते कि 1000 आसपास पुस्तक अभी जामनगर में पड़ी हुई है और उसको पढ़ने वाला चाहिए, अलग लैंग्वेज में है। जैसे इसमें कहते हैं ना कि भाई ऋषि अपने अनुसार, ऋषिया होते हैं ना, ऋषि अपने अनुसार अध्ययन करते हैं, बाद में उसका जो भी ज्ञान होगा वो पुस्तकों में सब इंक्लूड करता है। तो इससे समाज को फायदा होगा। लेकिन आजकल दुकानों की प्रथा है, यानी कि थोड़े दिन का अध्ययन और बाद में दुकान शुरू। ऐसे भी सबको कमाना है, महंगाई का ज़माना है, बहुत से प्रॉब्लम होते हैं और दुनिया में ऐसे व्यक्तियों की डिमांड भी बहुत है
कि जो ऐसी दुकान खोल के शुरू हो जाए और थोड़े बहुत प्रश्न जो होते हैं ज़िंदगी के सॉल्व करके दे। ये थोड़ा लंबा विषय है, इसमें हमें नहीं जाना है। हमें तो ऐसी बात में जाना है जिससे समाज को, दुनिया को फ़ायदा हो। जैसे मैंने एक शॉर्ट में आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ। जैसे कोरोना आया था हमारे यहाँ पे, तो साइंटिस्ट उस पर अध्ययन कर रहे हैं। आज भी इसके बारे में रिसर्च चालू है, दवाई अपने अनुसार देते हैं। लेकिन दुनिया के पास ये नया था कोरोना, जहाँ पे 10 मिनट में या 15 मिनट में आदमी मर जाता है, ऐसा रोग था, असाध्य रोग था। वो एपिडेमिक भी कहते हैं इसको। उसकी ये नया ही रोग था, तो दुनिया को इसके बारे में कुछ पता नहीं था। फिर साइंटिस्ट उसमें मेहनत की ने भी, और आपने तो ऐसा आपको पता ही होगा कि अगर रोग कोई भी हो, उसकी दवाई अगर मिल जाए तो ठीक है, वरना 20-25 वर्ष निकल जाएगी। तो कोरोना भी ऐसा था। लेकिन वो कहता है कि चला गया थोड़े ही दिनों में, लेकिन उसकी इम्प्रेशन यानी कि उसकी इफेक्ट दुनिया में बहुत है। तो दुनिया ने तभी हमारे जो भी जूनी पुरानी पुस्तक होती है, सब ने उसमें घुस गए, क्योंकि ज्ञान तो आपको है नहीं। वैज्ञानिक भी अभी लेबोरेटरी में मेहनत कर रहे हैं, लक्षण अलग है। आपने जो भी अध्ययन किया है, MD किया हुआ है, MBBS कुछ भी किया हुआ है, सब फेल, क्योंकि यह नया रोग है। तो हम लोग क्या करते हैं कि भाई ऋषि मुनियों की पुस्तक या अपनी धार्मिक जो भी आप मानते हैं, शिव का कुछ या रावण का भी अध्ययन करते हैं, कुछ रेमेडीज के लिए झाड़ का अध्ययन करते रहते हैं। पुरानी जो भी शास्त्र है उसमें कुछ लक्षण दिखाए गए हैं, उस पर भी मेहनत चालू हो गई थी। यानी कि नया जो भी आएगा उसके बारे में आपको अध्ययन नहीं है, आपके ज्ञान में नहीं है, तो क्या करेंगे? तो पुस्तकों में सब कुछ तो है कि भाई आपने ऐसा अध्ययन किया हुआ है, तब के माध्यम से। हमारी प्राचीन परंपरा का भी एक फायदा है गुरु परंपरा में। देखिए, अभी हमें अगर चांद के बारे में कुछ जानना है तो हमारे पास टेलीस्कोप हो गए, या हम यहाँ से रॉकेट छोड़ेंगे और वो बहुत जगह चांद पर है। यानी कि उसकी मिट्टी का भी अध्ययन करना है तो आपको रॉकेट यहाँ से जाने देना पड़ेगा। हाल में ऐसा है, लेकिन प्राचीन परंपराओं में ऐसा नहीं था। वो कोई जंगल में ही बैठे हुए अपने स्थान पे, और वो दूसरे प्लेनेट का अध्ययन कर सकते थे। ऐसे कैसा होगा? ये गुरु परंपरा में होता है। गुरु अगर ज्ञान देगा, जैसे मैंने एक लेख पढ़ा था कि हमारे एक ऋषि जंगल में बैठे हुए थे, किसी ने उससे पूछा कि आप अध्ययन क्या कर रहे हो अभी? तो उसने कहा था कि मैं बुद्ध का अध्ययन कर रहा हूँ, कि बुद्ध का कलर ऐसा होगा, ग्रीन उसका कलर आता है, और उसके बारे में टोटली डिटेल उसने बताई। तो पहले ऐसा नहीं था कि आपको आकाश मार्ग से कोई विमान छोड़ना पड़ेगा। मैं भी ज्योतिष शास्त्र में थोड़ा बहुत अध्ययन कर रहा हूँ। तो एक बार मुझे विचार इसमें आया कि हमारे ज्योतिष शास्त्र में भृगु ऋषि हुए, और भृगु संहिता एक पुस्तक आती है, मैंने अध्ययन की हुई है। जैसे मैंने उसकी जो पुस्तक थी भृगु संहिता, भृगु ऋषि की,
मैंने पूरी पढ़ डाली और कई ज्योतिषों की पुस्तक में पढ़ता था, लेकिन मैंने सोचा आप पुस्तक कैसे बनाते हैं, आपका अध्ययन कैसा है, आप कैसे ये सब कह सकते हैं। तो एक बार मैंने मुलाकात का आयोजन किया। फिर मैं गया था भृगु आश्रम, यहाँ हमारे गुजरात में ही है और सौराष्ट्र में कुंबली है भाणवर के पास, वहाँ पे मैं गया। एक दिन ठहरा था वहाँ पे, यानी कि 2 दिन का प्रोग्राम था। और एक व्यक्ति की चिट्ठी लेके गया था, यानी कि मैं अगर किसी आश्रम में जंगल में यहाँ पे जाऊँ, हमें ऐसा लगता है ना कि हमें कोई पहचानता तो नहीं है, लेकिन एक व्यक्ति वहाँ पे गया था और उसका कोई रिलेटिव ही वहीं था, तो उसकी चिट्ठी लेके गया था। बाद में मैंने मुलाकात की, वहाँ पे कहते थे तब त्रिवेदी भाई थे जो आश्रम संभालते थे। जंगल में है, पहाड़ी है, बहुत वातावरण अच्छा है। फिर मैंने उससे प्रश्न भी किए ज्योतिष के बारे में कि मैं हाल में ज्योतिष का थोड़ा बहुत रिसर्च करता हूँ, ऐसा सब। तो मुझे ऐसा लगा कि भाई आपने अगर कुछ आपका अध्ययन हो, आप इस बारे में कुछ जानते हैं तो बताइए। तो उसने मुझे कहा था कि मैं कुछ नहीं जानता, हमारे गुरु थे। बाद में उस जो भृगु ऋषि की जो समाधि है और उसको गुरुओं की भी समाधि वहाँ पे होती है। उसने कहा वही ज्ञानी थे। और एक आश्रम राजस्थान में भी है, राजस्थान या कच्छ में है। तो मैंने सोचा बाद में जाएंगे, लेकिन जो ऋषियों की मुलाकात थी मैंने की। ऐसे मैंने बहुत से व्यक्तियों की मुलाकात की है, मैं अपना कुछ ऐसा इसमें रखना नहीं चाहता, लेकिन आदमी का इंटरेस्ट होता है। और मैं तब कॉलेज में था, तो तब मैं कुंडली वगैरह भी थोड़ा बहुत देखता था, किसी से पैसे नहीं लेता था, लेकिन इंटरेस्ट होता है ना। और मेरे कांटेक्ट में कई ज्योतिष भी थे, तो ये सब चलता रहता था। तो बाद में कई व्यक्तियों की मुलाकात के बाद और कई वर्षों की मेहनत के बाद ऐसा पता चला कि भाई इन लोगों का पर्सनल एक्सपीरियंस होता है, और गुरु परंपरा में आते हैं और उसमें ही सब। एक जंगल में, एक आश्रम में बैठ के आपकी यात्रा गुरु ग्रह पर हो सकती है, बुध ग्रह पर हो सकती है। उसकी इन डेप्थ वो माहिती आपको दे सकते हैं। ऐसे इंडिया में भी बहुत है, लेकिन वहाँ उसके साथ मुलाकात करना, उसको पकड़ना, उसके साथ संवाद करना, वहाँ तक जाना, ये टाइम कंज्यूमिंग भी होता है और पैसे की ज़्यादा दिक्कत आती है। ऐसा नहीं है, हमारे इंडिया में बहुत बड़े रिसर्च करने वाले भी पड़े हुए हैं, वो अपना अध्ययन करते रहते हैं। आध्यात्मिक अध्ययन करने वाले इंडिया में बहुत मिलेंगे, और दूसरा रिसर्च करने वाले आपको मिलेंगे नहीं। देखिए, आज दुनिया की थोड़ी मैं आपको बात बता दूँ कि जितने भी देखो ये मोबाइल से हम बात कर रहे हैं, तो ये रिसर्च कहाँ पे हुआ, किसने ये आविष्कार किया, कॉन्सेप्ट किसने दिया। तो इंडिया में तो ऐसा अध्ययन हाल में कई वर्षों से ऐसे अध्ययन हुए ही नहीं। जितने भी पीएचडी करने वाले हो और पीएचडी में बाद भी कई डिग्री लेके बैठे हुए हैं, उसका अध्ययन आप देखो, रिसर्च देखो, तो रिसर्च में इंडिया बहुत पूर्व है। मैं ये सब बातों में थोड़ा इंटरेस्ट लेता हूँ, तो थोड़ा अध्ययन इसका भी देखता रहता हूँ। किस विषय ने उसने अध्ययन किया हुआ है और उसका अध्ययन कहाँ पे पहुँचा।